प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 5वां। हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर था वो हम लोगों ने कर लिया था, 4 चैप्टर को किया है। और आज जो हमारा चैप्टर होगा वो 5वां चैप्टर होगा, जिसमें कि नागरी लिपि के नाम से जो चैप्टर है, जो एक निबंध है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं इसके लेखक के परिचय को। और इसके जो रचनाकार हैं इस चैप्टर के, नागरी लिपि के जो रचनाकार है वो है गुणाकर मूली साहब। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। मौत जो हुई इनकी 2009 में हुई। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अक्षरों की कहानी, सौरमंडल, भारत, इतिहास और संस्कृति, अंतरिक्ष यात्री, आधुनिक लिपियों की कहानी, नक्षत्र लोक, सूर्य, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक और आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, ये इनकी रचनाएं और साथ साथ इनके जो परिचय है वो सब ना। तो हम लोगों ने जान लिया इनका जन्म और इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है। अब जानते हैं हम लोग कि नागरी लिपि में इन्होंने क्या लिखा है। तो इसलिए नागरी लिपि का जो ये हमारा निबंध है, इसका एक सारांश हम लोग पढ़ेंगे। सारांश पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। बंधुओं का कहना है कि जिस लिपि में जो लेख छपा हुआ, ये जो निबंध है, वो उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले इस बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। हिंदी तथा इसकी जो विविध बोलियां हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वो लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है और भाषा, यह भाषा व्यक्त करने का एक माध्यम होती है ना। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली और नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषा लिखी जाती है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। अब बात करें नागरी लिपि के बारे में, एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत, प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे प्रायः नागरी लिपि में ही छपती है। लेकिन दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान में नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि आजकल कुछ अलग सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये जो लिपियां हैं, तमिल, मलयालम, उसके बाद क्या कहते हैं तेलुगु, कन्नड़, है ना, भी क्या होता है कि यह भी नागरी की ही प्राचीन और ब्राह्मी से विकसित हुई है ना। कहता है कि जो प्राय बाएं से लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि का आविष्कार आर्य जाति की देन है। जो दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंद नागरी कहलाती है। अब आगे बात करें हम लोग, तो महत्व इसकी क्या है नागरी लिपि की। तो कोंकण के शिलाहार, मान्यखेत के राष्ट्रकूट देवनागरी की, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंद नागरी लिपि है। 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्कों पर केरला से जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित की है। उत्तर भारत के महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर आदि शासकों ने सिक्कों पर नागरी लिपि खुदवाया था। अब बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति क्या है नागरी लिपि की। तो उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों ने बड़ा मतभेद किया है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों से पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया गया और इसका कहना है कि नागरी लिपि, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नागरी लिपि पड़ा। अब कहते हैं कि लेकिन तांडिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते हैं। और यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भाषा की विशेष शैली को नागरी शैली कहा जाता है। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है ना। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी को पटना देवनगर भी कहा जाता है। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक मत है। अब आगे बात करें हम लोग देवनागरी के यादवों राजाओं के लेख, कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख, नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। उत्तर भारत में पहले
पहल होता है गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। महिर भोज महेंद्रपाल जैसे प्रख्यात प्रतिहार शासक महिर भोज 1840 और 40 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नगर लिपि संस्कृत भाषा में है ना। अतः इतिहास से ही नागरी यानी कि देवनागरी लिपि का बहुत महत्व अधिक रहा, इसलिए इसे भुलाया नहीं जा सकता, है ना। ये था हमारा टोटल, ये था नोट्स। अब हम बात करें आगे, तो इसके सभी प्रश्नों यानी कि एकदम आसान भाषा में सारे उत्तर को हम लोग करने वाले, प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। पहला प्रश्न कहता है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो बात करें तो करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। आगे बात करें देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो इसमें जो लिपि लिखे जाते हैं वो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया, तो लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया तथा साथ ही दक्षिण भारत की ब्राही लिपि और नंद नागरी लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि से किया गया है। आगे चले, नंद नगरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग से लेखक ने उसका उल्लेख किया, तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंद नगरी कहा जाता है। दरअसल लेखक ने बताया कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलती है। कोंकण की शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंद नागरी लिपि कहलाता है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को नंद नगरी नाम दिया गया। अब नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहां से प्राप्त हुआ, उनके विवरण दे, तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले। राज राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो चोल राजा हैं उनके सिक्कों पर ही लिपि को देखने को मिलता है। अब दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अतः नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिल जाता है। अब आगे बात कर ले हम लोग, तो ब्राही और सिद्धिम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है, बताया जाए। नागरी लिपि की मुख्य पहचान, तो गुप्त काल की ब्राही लिपि तथा बाद की सिद्धिम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। ये शिरोस्खाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। आगे बात कर ले, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव डलवाने महमूद गजनवी की लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द लिखते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि खुदवाए हैं। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है ना। तो कहता है कि नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पादताड़िकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते हैं। साथ ही उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। उत्तर नागर शहरी नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया जाता था। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नगरी का क्या संबंध लेखक ने बताया, तो नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि यह सत्य नागरी किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। यह जानकारी भी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर कहते हैं और स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है और यह बड़ा पटना शहर
होता है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके हमें। नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी, है ना? कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? तो ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त करते हैं, देखते हैं। उस समय यह सर्वाधिक लिपि क्या थी? लिपि थी, है ना? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक का जानकारी देता है। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाते हैं। इसी काल में भारतीय आर्य परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि भाषाएं भी जन्म ले रही होती। अगला बात करें गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो अनेक विद्वानों का यह मानना था कि गुर्जर प्रतिहार भारत आए थे और ईसा की 8वीं से पूर्वार्धी में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया था। बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए और मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति भी जो नागरी लिपि की संस्कृति भाषा में था। आगे बात कर ले हम लोग निबंध के आधार पर कालक्रम के से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो कहता है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं कि 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे की प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर वीर केरलस्य और जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित था। दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है और 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय में पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है ना? अब बात करें अगले, तो ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों ने, है ना, ईसा मसीह की समय में 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में दो कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली वही नागरी लिपि कहलाई। 554 ईस्वी यानी 554 ईस्वी में राजा दंती दुर्ग का दान पत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ और 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है जो नागरी लिपि में मिलती है। ये थे टोटल सारे क्वेश्चन आंसर जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप सबों के लिए। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी वीवीआई रहने वाला है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, है ना? तो वो मराठी भाषा में किया। इसका राइट आंसर देख सकते हैं। सभी का आंसर टिक किया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दूंगा, है ना? मुझे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये नंबर है, इस पर आप हम व्हाट्सअप करें, ये पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाएगा। अगला बात करें, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की, तो वर्धा से की। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो क अक्षर है इसका संबंध वर्तमान में किस भाषा से, मराठी से। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है जो कि लिपि की है क्या है, बहन है। केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई, तो वो नागर लिपि में लिखी गई। पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को नंद नागरी नाम दिया गया, तो ये विजयनगर के राजाओं के द्वारा नाम दिया गया। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। श्रावणी बेलगोला स्थान का संबंध कहां से, जैन धर्म से है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम से शब्द अंकित किया, तो वो अकबर ने किया था। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो वो है गुणाकर मोले साहब, है ना? कौन है वो है गुणाकर मोले साहब है। आगे नागर लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बताइए, तो वो गुणाकर मोले जी हैं। कौन है वो है गुणाकर मोले जी। और नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है इसको। आगे हम लोग बात कर लें तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो देवनागरी है। सिद्धम क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, लिपि है। आगे किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। मालवा में
नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? तो अल्बेरोने ने कहा। अमोध वर्ष कौन था? ये प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। नागरी लिपि कब तक एक सर्वाधिक लिपि थी? तो ये 8वीं से 11वीं सदी में थी। पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? तो नंद नगरी कहलाती थी। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में हुआ था। सॉरी, आगे हम चले गए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में थी? तो संस्कृत में थी। बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास है। ईसा की 14वीं-15वीं सदी की विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि क्या कहा? तो वो नंद नगरी लिपि कहा इसे, है ना। आगे बात करें तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो वो नंद नागरी लिपि का नाम दिया गया। नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि बनी? तो 8 से 11 सदी, ये हम लोगों ने कर लिया। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती? तो ननगरी कहलाती थी। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? ये अक्षर कथा में थी। गुप्तों की राजधानियों को क्या कहा जाता है? तो देवनागरी कहा जाता है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो वो 2500 से अधिक निबंध इन्होंने लिखा। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्धि रचना है? तो गुणाकर मूल्य जी की रचना है। आगे बात कर ले इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? तो 12वीं सदी से है। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 2009 में। और नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहां से मिलता है? दक्षिण भारत से मिलता है। पेतमा दान पत्र किस समय था? तो ये 1020 ईस्वी में था। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? तो 9वीं सदी से। निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं दक्षिण भारत से है। और रामायण की प्रसिद्ध रचना किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में है। आगे हम लोग बात कर लें नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या है? तो नंद नगरी है। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापक संबंध के बारे में बताया? तो ये पद्मावत पद्मावत ने बताया था, है ना। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल है। सरहद पाद की कृति है दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की। और हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। ये टोटल हमारा क्वेश्चन था जो नागरी लिपि से रिलेटेड था। और ये 2027 में जो आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए काफी हेल्पफुल है। हम लोग हर संडे एक महामैराथन करने वाले हैं जिसमें हर चैप्टर, हर विषय का एक क्वेश्चन आंसर, कम से कम 100 क्वेश्चन का लगातार महामैराथन सीरीज हम लोग चलाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।